नमस्कार दोस्तों, पूर्व वीडियो में मैं चर्चा किया हूं दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध हो जाता है तो उसको कानून में क्या उपचार उपलब्ध है, वो कानून की किस तरीके से सहायता ले सकता है। तो उसको दो व्यवस्था दिया गया है कानून में। प्रथम यह है कि जब अपराध हो जाता है उसके विरुद्ध तो संबंधित थाने में जाए और FIR दर्ज करवाए। और दूसरा विकल्प ये होता है दोस्तों कि वो सीधे न्यायालय में जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कि उस अपराध के संबंध में कंप्लेंट या परिवाद फाइल कर सकता है। अब दोस्तों, अब न्यायालय में वो जाता है व्यथित व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है और वो FIR दर्ज करवाता है। तो FIR संबंधित थाना जो है जो दर्ज करने के बाद जो है कि पुलिस द्वारा है उस मामले के संबंध में विवेचना किया जाता है। विवेचना के संबंध बात बताऊं दोस्तों कि पुलिस जाती है और जांच पड़ताल जो भी करना होता है उस अपराध के संबंध में करती है, उसको बोला जाता है अन्वेषण या विवेचना। ठीक है दोस्तों। और विवेचना करने के बाद जो है कि पुलिस जो है कि एक विधिवत चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद मतलब एक रिपोर्ट, उसी को चार्जशीट बोला जाता है दोस्तों। साधारण भाषा में चालान बोला जाता है दोस्तों। चार्जशीट की हिंदी होती है आरोप पत्र। तो दोस्तों इसको जो है कि पुलिस जो है कि CRPC सेक्शन 173(2) में जो है कि 2 के तहत जो है कि न्यायालय में दाखिल करती है। ठीक है दोस्तों। तो जो FIR दर्ज करती है पुलिस थाना और उसके बाद से विवेचना करती है, उसके बाद से एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको न्यायालय में दाखिल किया जाता है संबंधित थाने के पुलिस द्वारा और उसी को हम चालान या आरोप पत्र या इंग्लिश में उसको हम चार्जशीट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये तो मैं समझाया था कल की वीडियो में, पूर्व की वीडियो में कि ये चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होने के बाद क्या प्रक्रिया होगी। आज मैं बताऊंगा। जब न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो जाती है FIR दर्ज करने के बाद तो जो है कि उस पर मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान लेता है। संज्ञान लेने का मतलब होता है दोस्तों कि जो है कि उस चार्जशीट पे जो चार्जशीट दाखिल होती है उसी पे जो लिखा जाता है कि निम्नलिखित जो अभियुक्त हैं, एक मान लीजिए 1 हैं 2 हैं, तो सबका नाम लिखते हुए आज जितनी धाराएं, जितना सेक्शन जो अपराध हुआ है वो उन द्वारा अभियुक्तों द्वारा किया है उनके विरुद्ध लिखा जाता है कि इन अभियुक्तों के विरुद्ध ये अपराध बनता है, इसके संबंध में संज्ञान लिया जाता है। अब बताऊं दोस्तों कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। तो संज्ञान का मतलब या परिभाषा दंड प्रक्रिया में या दंड विधि में कोई कहीं भी दिया नहीं गया या कोई संज्ञान लेने का क्या प्रारूप होगा, इसके संबंध में कोई भी मजिस्ट्रेट जब संज्ञान लेता है उसका क्या प्रारूप होगा, इसके संबंध में कोई भी परिभाषा या व्यवस्था जो है कि विधि व्यवस्था में नहीं लिया गया है। तो संज्ञान के बारे में मैं बताऊं दोस्तों, संज्ञान का सीधा अर्थ होता है अवगत होना। अर्थात जब मजिस्ट्रेट जो है अपना मस्तिष्क जो है उस अपराध के संबंध में इस्तेमाल करता है तो माना जाता है कि वो मजिस्ट्रेट जो है कि उस अपराध का संज्ञान लिया है दोस्तों। तो अब संज्ञान के बारे में सीधा मैं बताया दोस्तों कि जब अपराध के बारे में जो है कि अपना मस्तिष्क से इस्तेमाल, अपना विवेक इस्तेमाल करता है तो माना जाता है कि वो मजिस्ट्रेट जो अपराध का संज्ञान ले लिया दोस्तों। तो ये तो संज्ञान की परिभाषा हो गई। तो दोस्तों अब संज्ञान के बारे में जो व्यवस्था बताया गया है वह CRPC 190 में बताया गया है। अर्थात CRPC सेक्शन 190 में पूरी व्यवस्था संज्ञान के बारे में बताया गया है। तो संज्ञान कौन लेगा, किन किन परिस्थितियों में लेगा, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा जो है कि 190 में दिया हुआ है दोस्तों। तो अब बताऊं दोस्तों कि 90 में एक CRPC सेक्शन 190 में क्या व्यवस्था है। तो 190 CRPC सेक्शन 190 के तहत दोस्तों जो कि कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है कि अपराध का संज्ञान ले सकता है या कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी जिसको उस मामले का, उस अपराध का विचारण या जांच करने की क्षमता है, तो जो है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
के आदेशानुसार वह जो है कि निर्देशानुसार जो है कि उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। अब दोस्तों आता है कि कौन कौन परिस्थितियां हैं जिसमें कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। तो 3 परिस्थितियां सेक्शन 190 CRPC में बताया गया है। पहला दोस्तों वह तथ्य जिनसे अपराध बनता है उसके संबंध में परिवाद फाइल होने पर, परिवाद किए जाने पर वो संज्ञान ले सकता है। दूसरा है दोस्तों कि वो जो अपराध के संबंध में पुलिस रिपोर्ट अर्थात चार्जशीट जो दाखिल होता है उस पर संज्ञान ले सकता है। या तीसरा है दोस्तों पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध के संबंध में जो सूचना दी जाती है उस पर वो कोई मजिस्ट्रेट जो है कि संज्ञान ले सकता है। या स्वयं की जानकारी पर कोई अपराध हुआ है उस पर भी वो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। तो दोस्तों संज्ञान के बारे में CRPC सेक्शन 190 में ये पूरी व्यवस्था दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो अब ये तो हो गया कि चार्जशीट जब फाइल हो जाती है तो उस पर संज्ञान लेता है। अब जो है कि अब मान लीजिए FIR नहीं दर्ज हुआ है, FIR या व्यथित व्यक्ति FIR नहीं दर्ज करवाता है और सीधे कंप्लेंट फाइल करता है न्यायालय में, तो कब माना जाएगा कि जो है कि कंप्लेंट या परिवाद फाइल किया जाता है व्यथित व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष, तब उसके संबंध में एक अहम प्रश्न उठता है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट कब माना जाएगा कि उस अपराध के संबंध में कंप्लेंट द्वारा जो अपराध को बताया गया है कब संज्ञान लिया। तो दोस्तों मैं बताऊं कि जब किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष जाके कोई कंप्लेंट फाइल करता है और मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेंट के आधार पर, परिवाद के आधार पर CRPC सेक्शन 200 से लेकर 203 के तहत अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है तो माना जाएगा दोस्तों कि मजिस्ट्रेट जो है उस परिवाद पर ही संज्ञान ग्रहण कर लिया है। अन्यथा अन्य कार्रवाई अगर करता है अर्थात जांच या विचारण के लिए आदेशित करता है तो ये नहीं माना जाएगा दोस्तों कि वो मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट पर जो है कि अपराध का संज्ञान ग्रहण किया है। सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों कि यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल होता है और वह CRPC सेक्शन 200 में पूर्व में चर्चा किया था कि CRPC सेक्शन 200 में क्या होता है, परिवादी का बयान होता है और परिवादी द्वारा जो गवाह उपस्थित कराए जाते हैं, प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसका बयान जो है 202 में होता है दोस्तों। तो जब जो परिवाद पे अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करते हुए CRPC सेक्शन 200 और 200 से लगाए 203 तक प्रयोग करता है तो ये माना जाएगा कि वो कंप्लेंट के आधार पर, परिवाद के आधार पर ही जो है मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लिया है। तो दोस्तों ये संज्ञान के बारे में बताएं कि कब FIR पे चार्जशीट दाखिल हो तो किस तरह संज्ञान लेता है और कंप्लेंट दाखिल होता है तो कब मजिस्ट्रेट किस तरह संज्ञान लेता है। अब जो है कि मजिस्ट्रेट जब संज्ञान ले लेता है या तो न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुआ है उसके आधार पे FIR हुआ और विवेचना होने के बाद जो है कि चार्जशीट दाखिल हुआ पुलिस द्वारा, उस पर संज्ञान ले लिया या जो है कि कंप्लेंट के आधार पर संज्ञान ले लिया मजिस्ट्रेट ने, तब आगे की कार्रवाई क्या होती है दोस्तों। तो संज्ञान जब मजिस्ट्रेट ले लेता है तब अभियुक्त को समन जारी होता है दोस्तों। समन जारी होता है अर्थात अभियुक्त को एक सूचना भेजी जाती है कि आप लोगों के विरुद्ध इन धाराओं में ये अपराध बनता है। तो जो भी अभियुक्त होते हैं उनको सारे अभियुक्तों को समन किया जाता है। अब समन होने के बाद जो है अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करवा सकता है या जमानत करवाता है। जमानत जब हो जाती है अभियुक्तों का तो न्यायालय जो है चार्ज बनाती है। अभियुक्त एक दिन सब अभियुक्तों के जमानत होने के बाद सारे अभियुक्त जब न्यायालय में उपस्थित होते हैं तो वो जो न्यायालय जो है कि न्यायालय द्वारा चार्ज बनवाया जाता है। जब चार्ज बन जाता है दोस्तों तो चार्ज बनने के मतलब आरोप हिंदी होती है उसका आरोप, मतलब आरोप में ये होता है कि जो भी अपराध अभियुक्तों पर लगा है क्रमवाइज से क्रमशः एक शीर्ष के अनुसार वो चार्ज बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चार्ज जब बन जाता है दोस्तों तो फाइल जो है गवाही में चली जाती है, साक्ष्य में चली जाती है। तो अब जो है कि दोस्तों जो वादी मुकदमा होता है, वादी मुकदमा कमस जो FIR करता होता है या परिवादी करता है, अर्थात सीधा जिसके विरुद्ध अपराध
हुआ रहता है दोस्तों, उसको समन होता है, समन किया जाता है कि वो न्यायालय में उपस्थित होकर जो गवाही दे, साक्ष्य दे। उसके बाद से जो है उसका जो मुख्य परीक्षा होता है, अभियुक्त जो है वादी मुकदमा न्यायालय में आता है और उसका मुख्य बयान दर्ज होता है और जो अभियुक्त का अभियक्ता होता है उससे जो है जिरह करता है। जिरह का मतलब होता है दोस्तों कि जो मुख्य बयान की बातें होती हैं उसको वो काटता है अभियुक्त का जो अधिवक्ता होता है। उसके बाद से वादी का बयान, वादी मुकदमा का बयान होने के बाद, अर्थात जो जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है उसका बयान होने के बाद जितने भी गवाह फाइल में होते हैं, चार्जशीट में होते हैं, उन गवाहों का क्रम वाइज जो है कि बयान दर्ज होता है। उन सभी गवाहों से जो है अभियुक्त का अधिवक्ता जो है जिरह करता है, पत्र परीक्षा करता है, क्रॉस एग्जामिन करता है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया। जब सारे गवाहों का जो बयान समाप्त हो जाता है, गवाही समाप्त हो जाती है, तो फाइल दोस्तों उसको बोला जाता है CRPC सेक्शन 313 में चली जाती है। अब 313 में क्या व्यवस्था है दोस्तों? CRPC 313 की व्यवस्था दोस्तों अभियुक्त के लिए बनाया गया है कि अभियुक्त की परीक्षा न्यायालय करता है। इसमें 313 में 5 सब क्लाज हैं दोस्तों। पहला सीधे ये बताता है दोस्तों, पहला सब क्लाज ये बताता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो भी साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है, जो भी उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है, उसका स्पष्टीकरण जो है स्वयं अभियुक्त दे कि उसने किया है अपराध कि नहीं किया है। इसके संबंध में न्यायालय जो है उससे प्रश्न करती है। तो ये प्रश्न जो है प्रथम कि वो अभियुक्त को कोई पूर्व सूचना दिए ही न्यायालय जो है उससे प्रश्न उचित जो न्यायालय समझता है उससे वो प्रश्न पूछ सकती है। और दूसरे स्थान पे दोस्तों जो है कि ये है कि अभियोजन साक्षी या जो गवाह होते हैं उनका जो है कि गवाही समाप्त होने के बाद और अभियुक्त द्वारा अपनी पत्र परीक्षा की अनुमति देने के पूर्व जो है न्यायालय उससे न्यायिकता क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दो सेक्शन CRPC सेक्शन 313 का जो सब क्लास 1 है उसमें A B 2 करके बताया गया, दोनों आपको बताया है दोस्तों मैं। और इसमें एक परंतु है उसके बाद कि परंतु यदि समन मामला है और अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से न्यायालय ने छूट दिया है तो जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन न्यायालय पूछती है, अर्थात जो अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद और अभियुक्त से अपनी पत्र परीक्षा की अनुमति देने के पूर्व जो क्वेश्चन पूछा जाता है न्यायालय द्वारा, इसके संबंध में वो छूट दे सकती है न्यायालय उस अभियुक्त को। अब इसमें जो है कि दूसरा क्लाज बताता है 313 का कि जब अभियुक्त से प्रश्न पूछा जाता है तो उसको जो है कि शपथ नहीं दिलाया जाएगा। अब तीसरा क्लाज बताता है दोस्तों कि अगर यदि अभियुक्त जो है कि उस प्रश्न का न्यायालय द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर देने से इनकार करता है या मिथ्या गलत उत्तर बताता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। और चौथा क्लाज बताता है दोस्तों कि अभियुक्त से जो क्वेश्चन पूछा है न्यायालय ने जो पूछा है और उसके संबंध में जो भी उत्तर आया है उसका प्रयोग उस मामले में अपराध के संबंध में जो उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अब लास्ट इसमें क्लास है 5 पाँचवा बताता है कि न्यायालय जो है अभियुक्त से जो क्वेश्चन पूछना है, जो प्रश्न पूछना है उसके संबंध में उसको तैयार करने के संबंध में जो है अभियोजक या और जो है कि जो परीक्षा का अधिवक्ता है उससे राय ले सकता है। और इस सेक्शन का जो है कि व्यवस्थित अनुपालन करने के लिए न्यायालय जो है कि अभियुक्त को जो है कि लिखित कथन दाखिल करने के लिए कह सकता है, अनुमति दे सकता है। तो ये दोस्तों है 313 की बात। 313 का अभियुक्त के लिए बनाया है दोस्तों कि अभियुक्त के विरुद्ध जो भी साक्ष्य दिया गया है, जो भी मामला बताया गया है उसका स्पष्टीकरण जो न्यायालय अभियुक्त स्वयं दे। तो वो जो है कि उसका स्पष्टीकरण न्यायालय जब प्रश्न पूछती है तो उसका स्पष्टीकरण जो है कि अभियुक्त देता है। अब जो 313 की कार्रवाई जब समाप्त हो जाती है दोस्तों तो फाइल जो है कि चली जाती है बहस में।
अब बहस होती है, दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा बहस किया जाता है और जो है कि वादी मुकदमा जो व्यथित व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ होता है उसके द्वारा बहस किया जाता है। जब दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा जब बहस कर लिया जाता है, बहस समाप्त हो जाती है, तो वो फाइल निर्णय में चली जाती है और उस पर जो है कि न्यायालय अपना निर्णय देता है दोस्तों। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है कि मैं बताया दोस्तों कि जो व्यथित व्यक्ति है अर्थात जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है उसको क्या क्या उपचार न्यायालय में उपस्थित है और क्या क्या अपराध होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पूरा विधिवत आप लोगों को मैं समझाया। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के सुन के आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, क्योंकि दोस्तों आए दिन अपराध होता है, ये समाज में अपराध होता ही रहता है और ये आगे भी होता रहता है। जब तक मनुष्य का दिमाग जो है कि विकसित नहीं होगा और अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहेंगी, अपराध होता रहेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से हर व्यक्ति को कानून के संबंध में जागरूक करूं, बताऊं, समझाऊं, ताकि कोई भी ऐसा कार्य करने से जो अपराध की श्रेणी में आ जाए बचे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा कानून के संबंध में दोस्तों। नमस्कार।